चलो, अच्छा, आज का जो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है बिजनेस स्टडी क्लास 12 का। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हम लोगों का पहला चैप्टर है। हाँ, तो कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में चलते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। तो एक बहुत बड़े मैनेजमेंट के राइटर है, वो बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्रेटनर, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग organizational objectives effectively through other people by utilizing limited resources efficiently in an ever changing environment. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ताकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल है, वो इफेक्टिवली बहुत सारे लोगों के द्वारा फुलफिल किया जाए, जहां की हमारा जितना भी रिसोर्स वगैरह है, जहां लिमिटेड है, उसको भी अच्छे से यूज किया जाए। मतलब अगर शॉर्ट में मैं बताऊं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज है, सबको इस तरीके से यूज करना है कि रिसोर्स एंड पीपल अपना सबसे बेस्ट लेवल पे काम करें, पूरी तरह से एफिशिएंसी से काम करें, और एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो गोल को प्रॉपरली अचीव कर सके। जैसे एक स्कूल है, उसका गोल क्या होगा? एजुकेशन प्रोवाइड करना। बहुत सारे टीचर्स होगा, बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे, ठीक है, सबको मिला जुला के बेस्ट तरीके से टीचिंग को प्रोवाइड करना, ठीक है। इसी को बोला था मैनेजमेंट, मतलब सारे रिसोर्सेस को अच्छे से अप्लाई करना है, इसको बोलते हैं हम रिसोर्सेस। ओके, अभी क्या है, नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों का आता है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हम लोगों का? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। तो नंबर 1 है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक गोल होगा, उस गोल को पाने के लिए मैनेजमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कर रहे हैं लेकिन क्या चीज को करने के लिए कर रहे हैं, कोई पर्पस होना चाहिए। जैसे स्कूल में क्या होगा? अच्छा एजुकेशन देना। हॉस्पिटल का मैनेजमेंट का क्या रोल होगा, क्या गोल होगा? तो ये गोल होगा कि पेशेंट लोगों को अच्छे से क्या पहुंचाया जाए, ये ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक। नंबर 2 है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब व्यापक। व्यापक बोलने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक नैरो सेंस में एक छोटा सा कंसेप्ट है, नहीं। मैनेजमेंट असल में होता है बहुत बड़ा चीज होता है, जिसको सब चीज को लेकर एक गोल के पीछे हम लोग जाते हैं। एक दो चीज नहीं, बहुत सारे चीजों को लेकर एक साथ आगे बढ़ने का जो काम है, इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक। नंबर 3 है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब हुआ मल्टी टैलेंटेड, जैसे होता है ना, वैसे मल्टी डायमेंशनल हुआ। क्या? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। काम का, ठीक है, पीपल्स का, ऑपरेशन को, अलग अलग काम को, अलग अलग पीपल्स को, अलग अलग ऑपरेशंस को एक साथ सही ढंग से करना ही मैनेजमेंट है। फोर्थ है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आज किए कल नहीं करेंगे, ये एक लंबा प्रोसेस में कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक। नंबर 5 है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट का सबसे खास बात यहाँ ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो लोग साथ में मिलके गोल के पीछे जाएंगे, इसलिए ये ग्रुप एक्टिविटी है। 6th है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, चलते रहना, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब भी चलते रहना है, लेकिन मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन बोलने का मतलब है ऑटो पायलट मोड में करना। मतलब मैनेजमेंट उसी को सही मैनेजमेंट बोला जाता है जो अपने आप काम करते रहे, अपने आप काम होते रहे, ठीक है। ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करना ही मैनेजमेंट है। 7th पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। दिखाई नहीं देगा लेकिन काम हो रहा होगा। तो ये कुछ फीचर्स थे मैनेजमेंट के, ठीक है। आप लोग उसको बुक में जाके बढ़िया से पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल आपको मिलेगा। मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करते क्यों, ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, पर्पस क्या है। तो नंबर 1 है इसका मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैनेजमेंट हो रहा है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सपोज करो एक हम लोगों ने हॉस्पिटल खोला या स्कूल खोला, स्कूल का ही एग्जांपल लेता हूं। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा जो स्कूल है वो सरवाइव कर जाए। ऐसा नहीं कि कुछ दिन के बाद स्कूल बंद करने का नौबत आ जाए, ऐसा नहीं। स्कूल को सरवाइव करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तभी जाके आगे हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट जनरेट करना। सरवाइव करना मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन बोल सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट करना मतलब चलो बिजनेस थोड़ा बहुत
बढ़ने लगा। मतलब हम लोग बिजनेस में अगर 50,000 रुपया लगाए हैं तो हमारा 60,000 रुपया निकल रहा है। ठीक है। अब तीसरा बात होता है ऑब्जेक्टिव कि प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन क्या हम लोग जिंदगी भर तक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही चलाते रहे या इसमें कुछ ग्रोथ भी देखे। ठीक है, ग्रोथ अगर हो तो कैसे ग्रोथ हो। तो अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो तीन चीजों पे ही फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, कि ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर जाए, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉफिट आना चालू हो जाए और फ्यूचर में जाके इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हुआ। ओके। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो कोई भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है, ठीक है, और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जब मैं बोल रहा हूँ तो एक दुकान जो है ना वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक हॉस्पिटल भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कूल भी ऑर्गेनाइजेशन है, और सपोज कोई एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर है तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिर्फ एक मत सोचना कि 4-5 आदमी मिलके कुछ ग्रुप बना दिए वही ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्पस के लिए होता है वही ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में कहलाता है। तो नंबर 2 है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है तो उसका एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, सोसाइटी को वो क्या हेल्प कर रहा है। जैसे स्कूल अगर बन रहा है तो सोसाइटी को वो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बन रहा है। अब जब एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बना तो मैनेजमेंट का सबसे पहला बड़ा उद्देश्य ये है कि सही में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए बढ़िया तरीके से। तो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना मैनेजमेंट को के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे स्कूल में। आज 100 बच्चे हैं तो कल 50 हो जाएंगे, उसके बाद 10 हो जाएंगे और फिर स्कूल बंद हो जाएगा। थर्ड है पर्सनल। देखो ये पर्सनल में डबल एन ई एल लगा हुआ है ना, ये पर्सनल का मतलब होता है पीपल। ठीक है। तो कुछ पीपल इससे जुड़े हुए हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है, तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोगों का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मान लो अगर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो लोग भी काम करने के लिए आए हैं जॉब के हिसाब से, उन लोगों को उन लोगों के काम के हिसाब से प्रॉपर सैलरी दिया जाए। अगर प्रॉपर सैलरी नहीं देंगे तो वो लोग काम नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, छोड़ के चले जाएंगे और ग्रुप्स बिखर जाएगा। उन लोग में जो अच्छा काम कर रहा है उन लोगों को इंसेंटिव फैसिलिटी भी दिया जाए। उन लोगों में से अगर कोई सपोज बीमार अगर हो जा रहा है तो उसे क्या किया जाए, कुछ एक्स्ट्रा हेल्प भी किया जाए। ठीक है। ये चीज होता है। ओके। ये इसको बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चीज भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हुआ, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, नंबर 1 है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप का कोई गोल होगा, उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। नंबर 2 है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। हर एक इंसान का एक काम करने का पॉसिबिलिटी होता है, क्षमता होता है। मैं सपोज करो दिन भर में अगर 10 घंटा काम कर सकता हूँ, अगर कोई देखे नहीं ना मुझे तो क्या करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। तुम लोग अगर सपोज तुम लोग अगर दिन भर में अगर 20 सम्स बना सकते हो, अगर कोई गाइड ना करे कोई, तो तुम लोग एक भी सम्स नहीं बनाओगे। अगर होमवर्क नहीं दिया जाए स्टूडेंट लोगों को तो स्टूडेंट लोग कुछ भी सम्स नहीं बनाएंगे। तो मैनेजमेंट असल में एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाता है, मतलब जिसका जितना पावर है, कैपेसिटी है, वो उतना काम कर सकता है। ये फायदा है मैनेजमेंट करने से। थर्ड क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया था डायनेमिक मतलब क्या हुआ, ठीक है, ऑटो पायलट मोड। तो अगर सपोज मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है ताकि मैं ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑटो पायलट मोड में डाल दिया जाए, मैनेजमेंट अपने आप चलते रहा है। कोई थोड़ी ना बोलता है कि सपोज कोई रिसेप्शनिस्ट है तो उसे रोज रोज नहीं बोला जाएगा कि कल आके तुमको फिर रिसेप्शन में बैठना है। उसको पता है कि मुझे रिसेप्शन में बैठना है। सपोज कोई सुपरवाइजर है तो उसे रोज नहीं बोलना पड़ेगा कि तुमको क्या करना है, सुपरवाइजरी आज किया तो कल भी तुमको आके वर्कर्स लोगों को देखना है। उसे पता है कि मुझे कल आके वही 4 वर्कर्स है, चारों वर्कर्स को देखना है। इसलिए डायनेमिक हो जाता है, कंटिन्यू चलता रहता है, ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। मैनेजमेंट फिर क्यों जरूरी है, चौथा काम है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक पर्सन का, हर एक मेंबर का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसका एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, उसको एक काम दिया जाता है। ठीक है। तो उसको अचीव करने के लिए वो कैसे उस काम को पूरा करे, इसके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। नंबर 5 है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और अगर सोसाइटी का डेवलपमेंट अगर आपको करना है, ठीक है,
तो भी क्या करना पड़ेगा आपको, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये सब 5 चीज के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, जो कि हम लोगों ने पिछले दिन भी देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब चीज मैं लास्ट क्लास का ही करवा रहा हूँ, थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूँ एक्चुअली। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये मैंने थोड़ा मिस कर दिया था, थोड़ा सा बता रहा हूँ अभी। मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है? तो मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट इज साइंस, एंड इट्स स्किलफुल एप्लीकेशन, दैट इज आर्ट, although it satisfies some of the requirements of a profession also, it is considered प्रोफेशनल इन कैरेक्टर। मतलब मैनेजमेंट का नेचर क्या है? मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट्स भी है, और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है, क्योंकि इसका कुछ फीचर्स साइंस से मिलता जुलता होता है, मैनेजमेंट का कुछ फीचर्स आर्ट से मिलते जुलते होते हैं, और कुछ फीचर्स इसमें ऐसे भी है जो बोलता है कि ये प्रोफेशन से मिलता जुलता है। तो मैनेजमेंट का अगर तुमसे नेचर पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे कि मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट्स भी है, और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। अभी बात है कि मैनेजमेंट अगर ये सब कुछ है तो कैसे है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट कैसे है? देखो, आर्ट क्या होता है? कला। ठीक है, कला मतलब जैसे एक डांसर है, उसके पास कला है डांस करने का, एक आर्टिस्ट है, पेंटर है, उसका आर्ट है पेंट करने का। ठीक है, हर एक इंसान का अलग अलग अपना आर्ट होता है। ठीक है, जिसके लिए वो कुछ हल्का फुल्का नॉलेज लेके रखता है, और जिसको वो ग्रो कर सकता है अपने पर्सनल बेसिस पे। ठीक है, इसलिए आर्ट का नेचर ये होता है। तो मैनेजमेंट कैसे आर्ट है? तो मैनेजमेंट कंटेन्स द फॉलोइंग फीचर्स इन फेवर ऑफ आर्ट। नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जैसे आर्ट में कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होते हैं, वैसे मैनेजमेंट में भी कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होते हैं। क्या थ्योरेटिकल नॉलेज? जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यही तो थ्योरेटिकल नॉलेज है। ठीक है, तो इस तरीके का नॉलेज आर्ट में भी होता है और मैनेजमेंट में भी होता है, इसलिए मैनेजमेंट आर्ट है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर एक इंसान के अंदर अपना अपना एक कला होता है, और उस कला को वो अपने लेवल पे बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग देखिएगा नॉर्मल पेंटर होते हैं, कुछ लोग बहुत वास्ट पेंटर होते हैं, बहुत बढ़िया पेंटिंग वगैरह करते हैं। अब दो इंसान, एक अच्छा, सपोज एक ही स्कूल में पढ़ा हुआ, तुम लोग स्कूल में जाते हो, ठीक है, एक फर्स्ट आता होगा और एक लास्ट आता है, तो क्या टीचर ने अलग अलग चीज पढ़ाया? टीचर ने एक ही चीज पढ़ाया, लेकिन उसके अंदर अपने आर्ट को डेवलप करने का था, नॉलेज था, उसको पता था कि मुझे कैसे करना है। क्या किया उसने? होमवर्क अच्छे से किए, सम्स अच्छे से समझा, थ्योरी वगैरह अच्छे से पढ़ा। लेकिन जो लास्ट आ गए, उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने अपने अंदर का चीज को पब्लिश नहीं किया होगा। तो इसलिए बोल, आर्ट में जैसे होता है कि अपना अंदर का चीज को पब्लिश कर सकते हैं, वैसे मैनेजमेंट में पब्लिश कर सकते हैं। कैसे? तो सपोज करो एक रिसेप्शन में बंदे बैठते हैं, ठीक है, एक लड़की बैठती है रिसेप्शन में, मैं मैनेजर हूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट को बोल सकता हूँ कि तुम एक काम करो, ऐसे तुम बैठ के सबका रिकॉर्ड मेंटेन करती हो, बहुत मुश्किल। ठीक है, एक काम करो, तुमको अगर लगता है, तुमको अगर कंप्यूटर नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो तुम क्या करो, कंप्यूटर पे सबका रिकॉर्ड मेंटेन करो। उसने सोचा कि सर बहुत अच्छा बात है, हम लोग लिख के करेंगे। ठीक है, पेपर में लिखने से बढ़िया है कि वहां पे रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, ये चीज मैनेजर ने उसको सजेशन देके चला गया, बहुत अच्छा बात है। लेकिन वो जो रिसेप्शनिस्ट थी, उसके पास और एक ज्यादा आइडिया था। क्या आइडिया था? उसने सोचा कि अगर लैपटॉप में या मोबाइल में अगर इसको मैं स्टोर करके रखती हूँ, तो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, लैपटॉप भर जाएगा, इसका जो हार्ड ड्राइव है वो कभी ना कभी भर जाएगा। तो उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और इसको क्या कर दिया, गूगल ड्राइव में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो क्या किया उसने, जस्ट मैनेजर ने एक आइडिया दिया और उसने अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको और ज्यादा बढ़िया से कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है आर्ट। ओके, क्योंकि अपना पर्सनलाइज एप्लीकेशन को बढ़ा सकते हैं। तीसरा होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट वाले जो लोग भी होते हैं, सब प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और आर्ट में एक सबसे खास बात होता है, ये क्रिएटिविटी होता है। एक नॉर्मल पेंटर और एक हाई क्लास पेंटर में यही डिफरेंस होता है, क्रिएटिविटी का। तो मैनेजमेंट में भी एक मैनेजर नॉर्मल मैनेजर हो सकता है, लेकिन एक मैनेजर
क्या हो सकता है, बहुत सारा आइडिया वगैरह लगा के क्रिएटिविटी करके एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये इस चीज का फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लोग अपने हिसाब से मैनेजमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ओके, फिर से किसने कुछ है, मैनेजमेंट एज ए साइंस। साइंस में क्या होता है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सिस्टमेटाइज रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको साइंस बोला जाता है। तो मैनेजमेंट भी साइंस है। कैसे? मैनेजमेंट मे बी कंसीडर्ड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग, मे बी कंसीडर्ड साइंस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग। क्या है? नंबर वन, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें एक सिस्टमेटिक नॉलेज का ग्रुप होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है साइंस। दूसरा बात क्या है, साइंस में जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, वैसे ही मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे होते हैं। और साइंस में जो सबसे खास बात है, ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है। मतलब पूरा यूनिवर्स में एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है। बोल दिया ना, जैसे न्यूटन लॉ। अभी न्यूटन लॉ अगर यूके में है कुछ, तो इंडिया में भी तो वही होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी वही होगा, अलग अलग तो होगा नहीं, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। वैसे मैनेजमेंट में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स है जो हर जगह सेम टाइप से फॉलो होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। ओके, सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। ये जितना पॉइंट्स मैं दे रहा हूं ना, सबका अंदर का डिस्क्रिप्शन मैंने पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दिया है। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स मैं निकाल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिए, इसको वहां जाके एक बार इसको देखिएगा। ठीक है, मैं इसका क्या बोलते हैं, ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग वहां से देखिएगा, इसको पढ़िएगा, और यहाँ से बुक पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। प्रोफेशन में क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कुछ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं। जैसे एडवोकेट के लिए एलएलबी करना होता है, आपको डॉक्टरी के लिए एमबीबीएस करना होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सीए करना होता है, वैसे ही मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास एमबीए का डिग्री होना जरूरी है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अगर सपोज किसी के पास वो डिग्री नहीं है तो वो मैनेजर नहीं बन सकता है, मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे डॉक्टर लोगों के कुछ एसोसिएशन होते हैं, एडवोकेट्स लोगों के एसोसिएशन होते हैं, टीचर्स के एसोसिएशन होते हैं, वैसे ये एमबीए के भी, मैनेजमेंट के भी एसोसिएशन होते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे हर एक प्रोफेशन का एक देखिएगा एथिकल कोड होता है। ठीक है, उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मतलब कुछ एथिक्स पे उन लोग, सिद्धांत पे उन लोग काम करते हैं, और उसको तोड़ने पे फिर क्या हो जाता है, जैसे डॉक्टर है, कुछ एथिकल कोड है उन लोगों का कि हाँ, अगर आपने सपोज इस कोड से बाहर अगर कुछ काम किया आपने, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो सेम चीज मैनेजमेंट में भी होता है। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन हमेशा सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, प्रोफेशन में कभी भी लोग प्रोडक्ट नहीं बेचते। तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, और वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, हर एक चीज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट प्रोफेशन से ये भी क्या है, मैनेजमेंट बहुत हद तक मिलता जुलता है, इसलिए इसको प्रोफेशन भी बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया, थोड़ा मैं बैक जाता हूँ। मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है, और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट अगर आर्ट है तो 2 पॉइंट बताओ कि मैनेजमेंट क्यों आर्ट है। मैनेजमेंट अगर साइंस है तो 2 पॉइंट बताओ मैनेजमेंट क्यों साइंस है। और अगर सपोज मैनेजमेंट प्रोफेशन है तो 2 पॉइंट बताओ मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है। ठीक है, तो आप लोग वहां से, अगर आपके पास एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये चीज है, इसके वजह से मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो आप लोग इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, वहां पे आंसर लिख पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या हुआ आपका, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल पे मैनेजमेंट होते हैं। सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे कि वहां पे एक पिरामिड जैसा शेप है वो दिख रहा होगा आपको, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सबसे ऊपर बैठे रहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ये लोग। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोगों को कमिंग ईयर में किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, क्या क्या डिसीजन लेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये लोग सिर्फ डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग का काम करते हैं।
फिर क्या करते हैं ये लोग, अपने नीचे वाले को, जिसको बोला जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उनको ये कन्वे कर देते हैं, बता देते हैं कि ये डिसीजन डिसाइड हुआ है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, ये लोग जैसे होता है, मान लो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और इंडिया का हर एक स्टेट में एक सपोज करो बंदा है, ठीक है, जो कि पूरा स्टेट संभाल रहा है। सपोज करो मुंबई में हेड ऑफिस है, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद प्लानिंग एंड डिसीजन निकला, निकलने के बाद, ठीक है, निकलने के बाद वो अपने अपने सारे स्टेट वाले जो हेड है, मैनेजर है, उनको बता दिया गया कि देखो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ाना है, ठीक है। अभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट से प्लानिंग डिसीजन सुना, और सुनाने के बाद जो नीचे लेवल पे है, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, उनको इन्फॉर्म किया कि देखो ये प्लान आया है, ये डिसाइड हुआ है, ऐसे ऐसे करके काम करना है। तो असल में ये लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर होते हैं, ठीक है। थर्ड लेवल में कौन हुआ, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स। ये थर्ड लेवल जो मैनेजमेंट है, इसके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं असल, ठीक है। तो ये उन लोगों को सुपरवाइज करने का काम करता है, उन लोगों को ऑर्डर करता है कि देखो ऐसे ऐसे करके हमारे पास ऑर्डर आया और तुमको करना है, और देख रेख भी इन लोग करते हैं, ठीक है। मतलब देखते हैं कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, क्यों, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ेगा हम लोगों को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। तो ये 3 लेवल में काम होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है प्लानिंग डिसीजन करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर होते हैं, और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो होते हैं ये डायरेक्टली ओवरसी करते हैं द एफर्ट्स ऑफ वर्क फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग होते हैं, देखो मिडिल लेवल में थोड़ा, टॉप लेवल में सबसे कम होगा, मिडिल लेवल में थोड़ा बढ़ा, और लोअर लेवल में सबसे ज्यादा लोग होते हैं, ठीक। उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का काम क्या है, ठीक है, क्या काम करता है मैनेजमेंट, ओके। तो मैनेजमेंट का असल में काम होता है, ठीक है, मैनेजमेंट असल में 5 काम करते हैं। क्या 5 काम करते हैं, प्लानिंग, प्लान करने का काम, ऑर्गेनाइजिंग, सबको ऑर्गेनाइज, जितना भी डिपार्टमेंट है, जितना भी सेगमेंट है, सबको ऑर्गेनाइज करने का काम। थर्ड है स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ, स्टाफिंग का जो सबसे बेहतर मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं लाइन बोलता हूँ, सुनना अच्छे से, सही आदमी को सही काम देना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग, ठीक है। सपोज कोई अकाउंट्स का एक्सपर्ट है, उसको सेल्स का काम नहीं दे सकते, उसको अकाउंट्स का काम ही देंगे, क्योंकि उसमें स्पेशलाइजेशन लेके रखा हुआ है कि अगर सपोज अकाउंट्स वाले बंदे को सेल्स का काम देंगे, सेल्स वाले बंदे को, ठीक है, ही काम देना ही ये है, क्या बोलते हैं, स्टाफिंग है। डायरेक्टिंग, अगर किसी को डायरेक्शन नहीं दिया जाए तो वो काम से भटक जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को अभी क्या कर रहा हूँ, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा काम अगर आप बढ़ाओगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ये लॉकडाउन पीरियड में, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। अगर सपोज मैं अगर नहीं बताऊंगा तो क्या होगा, जितने भी यहाँ पे अभी ऑनलाइन है, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना एजुकेशन को बढ़ाएंगे। अभी क्या है, मैंने क्लास 12 पास किया है, मैं अभी आप लोगों का टीचर हूँ, मैंने एक बार एग्जाम दिया है, तभी तो मैं टीचर हूँ आपका, ठीक है। वैसे क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, तो खैर आप लोगों ने 12 एग्जाम नहीं दिया है। अब बताइए, आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हुए या मैं ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ, मैं हुआ, तो मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ कि देखो ऐसे ऐसे करके मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैनेजर क्या करता है, देखो मैनेजर ऐसे डायरेक्ट नहीं बनते, वो लोग भी ग्राउंड लेवल से बढ़ बढ़ के ऊपर जाते हैं। एक ही बार ऐसा नहीं होता है कि तुम कोई डिग्री है, डिग्री पा लिया, पाने के बाद आप एक बड़ा सा कंपनी का मैनेजर बन गए, ऐसा कभी नहीं होता है। सपोज जॉब एमबीए करने के बाद आप जॉब में जब जाओगे तो वहां पे क्या होगा, पहले कुछ दिनों तक आपको लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम करना पड़ेगा, फिर आपका बोलते हैं ना आर्ट है ना, आपके अंदर का स्किल है, वो पर्सनलाइज्ड वे में बहुत अच्छा से अगर काम कर रहे हैं तो आप फटाफट क्या हो जाएंगे, मिडिल लेवल में जाएंगे और फिर टॉप लेवल में जाएंगे। इसका मतलब मैनेजमेंट में भी आपका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि नीचे से ऊपर तक कैसे काम किया जाता है, तभी जाके आप मेन मैनेजर बने हैं। तो डायरेक्शन देने का काम असल में मैनेजमेंट का होता है, और हर एक आदमी डायरेक्शन कर रहा है। टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्शन दे रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्शन दे रहा है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट अपना वर्कर्स लोगों को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है मैनेजमेंट का फंक्शन, कंट्रोलिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं
बहुत सारे पीपल्स होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, सबको कंट्रोल करके चलना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये भी काम करता है मैनेजमेंट। आगे चल के आप लोग ये पांचों चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट का काम क्या हुआ? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोग सब। अभी इसके बाद जो मेन पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है आपका? वो पॉइंट है कोऑर्डिनेशन, द एसेस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैंने पिछले क्लास में नहीं पढ़ाया था, मैं अभी डिस्कस कर। ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखो, ये 5 फंक्शन है ना, पांचों फंक्शन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अभी अगर मान लो सिर्फ प्लानिंग ही करते रह जाए तो क्या काम बनेगा? क्या ऑर्गेनाइजिंग ही अगर करते रहे तो भी काम नहीं बनेगा? सिर्फ स्टाफिंग करेंगे तो भी काम नहीं बनेगा? सिर्फ डायरेक्टिंग करेंगे तो भी? तुम लोग को मैं सिर्फ होमवर्क दे रहा हूँ, 60-70 होमवर्क दे रहा हूँ, डाउट क्लियर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, समझा नहीं रहा हूँ, तो काम होगा? और कंट्रोल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इतने सारे चीज है कि सबके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन असल में ये पांचों फंक्शन को जितना प्रोपोर्शन चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ठीक है, उसका उस प्रोपोर्शन में ही मिला के चलाना ही कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बाइंड्स करता है, मिलाता है सही प्रोपोर्शन में। ओके, देखो नीचे एक तो मैंने फोटो भी दिया है। देखो प्लानिंग किससे कनेक्टेड है? कोऑर्डिनेटिंग से, फिर कमांडिंग से, ऐसे करके सब दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग का मतलब हुआ आपका डायरेक्टिंग, सॉरी कमांडिंग का मतलब स्टाफिंग हुआ, कोऑर्डिनेटिंग जो यहाँ पे वर्ड है एक्चुअली वो डायरेक्टिंग को वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेटिंग समझ में आया होगा। जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के, पांचों फंक्शन को मिलाना, बाइंड करना, ताकि सब जगह पे प्रॉपरली काम हो सके, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग। ओके, कोऑर्डिनेशन। ओके, आप लोग इसको बुक में डिटेल से पढ़ना। अभी बात है कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, सबको मिलाता है। ठीक है, सारा अलग अलग जगह पे काम हो रहा है, सबको मिलाता है। प्लानिंग, डायरेक्टिंग, सबको एक साथ मिला के कहां ले जाता है? गोल की तरफ ले चलता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूटिलिटी ऑफ एक्शन। एक्शन का यूटिलिटी पे बहुत फोकस करते हैं। ये एक्शन का यूटिलिटी का मतलब क्या है? सपोज करो आपको बोला जाए कि आप एक दीवार है, ठीक है, दीवार को अगर धक्का देंगे तो कुछ काम आएगा? आप लोग का जवाब होगा ना सर, नहीं आएगा। लेकिन अगर सपोज एक टेबल है, उसको धक्का मारेंगे तो टेबल रिप्लेस का प्लेस चेंज हो जाए। तो यूटिलिटी ऑफ एक्शन मतलब लोग अपना एफर्ट तो देते हैं, लेकिन उस एफर्ट से कुछ रिजल्ट आया या नहीं, ये भी देखना जरूरी है। तो यूटिलिटी ऑफ एक्शन का मतलब हमने जो एफर्ट दिया उसका कुछ रिजल्ट आया, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ एक्शन। ओके, नहीं तो क्या हो जाएगा? जो हम लोगों ने एफर्ट दिया वो बेकार चला जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन ये भी इंश्योर करता है कि जो हमारा एक्शन है उससे कुछ यूटिलिटी पैदा हो। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज कोऑर्डिनेशन कर दिए कल छोड़ देंगे, नहीं, ये कंटिन्यू करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। मैंने बताया परवेसिव मतलब व्यापक, बहुत सारे चीजों को लेकर ये एक साथ चलता है, इसलिए इसको बोला जाता है परवेसिव फंक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2-3 चीजों को कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑर्डिनेट करना है। सारे रिसोर्सेज, एलिमेंट्स, पीपल्स, ठीक है, मेथड्स, टर्मिनोलॉजी, आपका सपोज प्लानिंग, सबको लेके एक साथ चलाना ही कोऑर्डिनेशन का काम। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जितना भी मैनेजर है उसका पहला काम यही है कि कोऑर्डिनेशन करना। जब ग्रुप में होते हैं, तुम लोग 4-5 लोग रहते हैं, तो एक आदमी लीडर होता है ना, वही डिसाइड करता है, सबको मिला के रखता है, सबका बात को मिला देता है। ठीक है, तो मैनेजर भी वही करते हैं, सबका काम को मिला के अपने पास लेते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल की तरफ बढ़ते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फिर क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट बोलने का मतलब होता है
जानबूझकर मतलब अपने आप भी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा, यहाँ पे डायनेमिक वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन भी एक ऑटो पायलट मोड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन जब कंटिन्यू करते रहेंगे तो अपने आप सब ना सेटल हो जाता है, ठीक है, अपने आप सेटल हो जाता है, मतलब क्या है, अपने आप ही ये काम हो रहा है तो अपने आप उसके बाद दूसरा काम होना चालू हो जाएगा। जैसे बता रहा हूँ, सपोज स्कूल में 6 पीरियड डिसाइड हुआ, फर्स्ट पीरियड में एक टीचर आएंगे, सेकंड पीरियड में दूसरा टीचर आएंगे, तो रोज रोज क्या बोलना पड़ेगा कि सबका रूटीन बना दिए कि आप जाके इतने, ये सेशन आपका है, वो सेशन उनका है, सबको पता है, अपने आप काम हो रहा है, अपने आप काम चल रहा है। जिस टीचर का जहां पे है ऑटो पायलट मोड में चला गया, ठीक है, जो कोऑर्डिनेटर है स्कूल का, तुम लोग का बोलते हैं ना कोऑर्डिनेटर, ठीक है, कोऑर्डिनेटर को टेंशन नहीं है, ठीक है, अपने आप क्यों, हाँ वो चेक करेगा कि हाँ टीचर्स लोग क्लास में जाके ठीक से क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने आप ही डायनेमिक मोड में चला जाता है, ऑटो पायलट मोड में चला जाता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का ये फीचर्स क्या क्या हुआ एक बार वापस से देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, सबको इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ लाते हैं। इंश्योर्स यूटिलिटी ऑफ एक्शन, एक्शन का एक यूटिलिटी पैदा करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, परवेसिव है, ठीक है, बहुत सारी चीजों को लेके चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब ऑटो पायलट मोड है कोऑर्डिनेशन। ओके, आप लोगों को जो डाउट होगा वीडियो खत्म होने के बाद, ये पीपीटी खत्म होने के बाद आप देखिएगा, पूछिएगा, ठीक है। अभी बात है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, सब सारा चीज छिन्न भिन्न रहेगा, प्लानिंग कुछ और हो रहा है, स्टाफिंग कुछ और हो रहा है, और कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग का तो बात ही नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग तो है ही नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा। लोकेशनल डिफरेंसेस, अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सपोज करो, ठीक है, आप लोग हो सकता है कोई बंगाल के हो गए, कोई बिहार से बिलोंग करता होगा, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। सब जगह का कल्चर अलग होता है, लोगों का वहाँ काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का इसलिए भी जरूरी है ताकि एक राजस्थान वाले बंदे और एक बिहार वाले बंदे को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, ये चीज का समझ हो, क्योंकि दोनों को हैंडल करने के लिए अलग अलग चीज लगे, आप दोनों को मिलाना है ना। सपोज राजस्थान वाला बंदा पूरा पूरा इंडिया का सेल्स के ऊपर फोकस करके रखा है, और बिहार वाला बंदा पूरा इंडिया का मार्केटिंग के ऊपर फोकस करके रखा है। आप दोनों को मिला के क्या करना है, हम लोगों को बिजनेस में टर्नओवर को बढ़ाना है, ठीक है। तो लोकेशनल डिफरेंसेस को मिलाने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप का बिजनेस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही टाइप का बिजनेस करे। जैसे सपोज का टाटा का एग्जांपल बताता हूँ, टाटा स्टील भी बेचता है, टाटा का गाड़ी भी आता है, टाटा का नमक भी आता है, अलग अलग टाइप का बिजनेस है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। तो कोऑर्डिनेशन उसको जो टाटा के जो सीईओ होंगे या मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मेरे को सारा बिजनेस को मिलाकर चलना है, सबको हैंडल। ऐसा नहीं कि आज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत पैसे बना लिए और नमक को इग्नोर कर दिए, नहीं, नमक पे भी फोकस करना है, स्टील पे भी फोकस करना है, और हमारा क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी करना है। इसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। स्पेशलाइजेशन, कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने सेक्टर में अपने सपोज प्रोडक्ट में स्पेशलाइज रहते हैं, बिजनेस में स्पेशलाइज रहते हैं। जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट तुम लोगों ने सुना होगा, ये क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पे फोकस्ड, ठीक है। अगर ये क्यों फोकस्ड है, क्योंकि ये अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स, टेक्निकल एरर्स, प्रमोशन, जितना भी इसमें इन्वेंशन, ठीक है, आपका अपडेशन, सब चीज को एक साथ उस पर फोकस, सबको मिला के रखता है, ठीक है। आप सपोज एक माइक्रोसॉफ्ट का कुछ लेकर आइए सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसमें देखिएगा बीच बीच में आपको अपडेशन का इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ फोन कर सकते हैं, क्या कस्टमर केयर को फोन कर सकते हैं। तो मतलब वो अपने प्रोडक्ट पे स्पेशलाइजेशन ले लिया। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, इंडिया में बहुत सारे टीचर है, कोई स्पेशल है कि हाँ ये मैथ्स का टीचर है, क्यों, मैथ्स में स्पेशलाइजेशन है। अब मैथ्स का वो सारा सब्जेक्ट, सारा चैप्टर्स को लेके एक साथ चलता होगा। ऐसा नहीं कि सपोज एक मैथ्स का टीचर है तो उसको डिफरेंशिएशन आता है और इंटीग्रेशन नहीं आता हो,
अकाउंट्स का टीचर है, उसको क्या है, जर्नल आता है लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं आता है। कंपनीज के बारे में पता है लेकिन क्या बोलते हैं, कंपनीज के बारे में पता है लेकिन पार्टनरशिप के बारे में नहीं पता है। नहीं, स्पेशलाइजेशन होना भी जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को भी स्पेशलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिनर्जी। सिनर्जी मतलब होता है तालमेल बैठा। कोऑर्डिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। अगर मैं बोल दूं कि अगर एक बार में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, तुम वन वर्ड में एक ही चीज बोल सकते हो, सिनर्जी। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही है कि जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी फंक्शंस है, सबके बीच एक तालमेल बैठाना। ठीक है, यही मेन काम होता है असल में कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन का काम आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, क्या ग्रोथ में हेल्प करता है, लोकेशनल डिफरेंसेस को कम करता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, अलग अलग टाइप का बिजनेस अगर चलन कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करता है, किसी एक टाइप का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी स्पेशलाइजेशन में हेल्प करता है, और ये हर एक एलिमेंट्स के बीच तालमेल बैठाने का काम करता है। ठीक है, तो यही